हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा डिस्कशन होगा कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स के ऊपर। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सेपरेटली इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर अकाउंटिंग के अंदर कौन सी आइटम हमारी कैपिटल नेचर की होती है और कौन सी आइटम हमारी रिवेन्यू नेचर की होती है। तो बहुत डिटेल में डिस्कशन होने वाला है रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के आइटम्स के ऊपर। किस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं, कौन से बेसिस होते हैं जिस बेसिस पर हम किसी भी आइटम को रिवेन्यू नेचर बोल सकते हैं या किसी भी आइटम को कैपिटल नेचर बोल सकते हैं। तो पूरा डिस्कशन होने वाला है, डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, नए आए हो, तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस चल रही हैं और साथ के साथ जो है बिजनेस लॉ की 60+ क्लासेस ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड है। तो आप जाके उनको देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके देख लेना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना। तो शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स के ऊपर। तो कैपिटल और रेवेन्यू को समझने से पहले आपको कुछ बातें और समझनी होंगी, तो आप ध्यान से देखो। तो यहाँ पर हमें दो चीजों को देखना है, रिसीट और एक्सपेंडिचर। रिसीट का मतलब हो गया कि बिजनेस के पास कहां कहां से पैसा आता है, जबकि एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कि बिजनेस कहां कहां पर पैसा खर्च करता है। तो सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर को देखेंगे। अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो एक्सपेंडिचर का मतलब सबको पता है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। एनी टाइप ऑफ पेमेंट बाय बिजनेस। बिजनेस किसी भी तरीके की पेमेंट करता है उसको हम एक्सपेंडिचर का नाम देंगे। एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया आउटफ्लो। अगर आप खर्चा करोगे तो आपका पैसा जाएगा ही जाएगा, बिजनेस से आउटफ्लो होगा ही होगा। तो एक्सपेंडिचर हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और तीसरा होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर हमने पहले भी डिस्कशन किया था एसेट वाले पॉइंट के अंदर, जहां पर मैंने आपको फिक्टिशियस एसेट के बारे में पढ़ाया था। लेकिन यहाँ पर हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को दोबारा डिस्कस करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो इसको समझने से पहले एक बात और देख लेते हैं। कोई भी बिजनेस जो है अपने एक्सपेंडिचर को दो पार्ट्स में बांटता है। अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आता है परचेज ऑफ गुड्स एंड यूज ऑफ सर्विसेज। तो अगर आपको बिजनेस करना है, सामान बेचना है, तो उसके लिए आपको सामान को खरीदना भी पड़ेगा। गुड्स का मतलब होता है वो आइटम जिसमें बिजनेस डील करता है। गुड्स के एग्जांपल सुन लो। अगर आपका ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस है तो जो ग्रोसरी आइटम आपकी दुकान में पड़ा होगा वो आपके लिए गुड्स कहलाएगा। अगर आपका स्टेशनरी का बिजनेस है तो जितना भी पेन, पेंसिल, कॉपी, रजिस्टर, कैलकुलेटर पड़ा होगा आपकी दुकान में वो आपकी स्टेशनरी शॉप के लिए गुड्स कहलाएगा। उसी तरीके से आपकी अगर गारमेंट्स की शॉप है तो जो क्लोथ्स पड़े होंगे आपकी दुकान पे वो सब आपके गुड्स कहलाएंगे। तो गुड्स का सिंपली मीनिंग हो गया कि वो आइटम जिसमें बिजनेस डील करता है। तो आप बिजनेस कर रहे हो, गुड्स को बेच रहे हो, तो गुड्स को बेचने के लिए आपको गुड्स को खरीदना भी तो पड़ेगा। आपके पास गुड्स कहां से आएंगे? फ्री में तो नहीं आएंगे। गुड्स खरीदने के लिए भी पैसा खर्च होगा। तो यहाँ पर उसी खर्चे की बात हो रही है। जब आप गुड्स खरीदोगे तो आपकी जेब से पैसा जाएगा। तो गुड्स खरीदना आपके लिए एक्सपेंडिचर है। और क्या हो सकता है? यूज ऑफ सर्विसेज। आज की डेट में सिर्फ दुकान खोलने से काम नहीं होता, बिजनेस खोलने से काम नहीं होता, इसका प्रमोशन भी करना पड़ता है। आज का टाइम डिजिटल मार्केटिंग का है, तो बिना डिजिटल मार्केटिंग के आपका काम नहीं चल सकता। आपको जो है अपनी दुकान की एक वेबसाइट खोलनी होगी, उसमें पेमेंट गेटवे सिस्टम लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको किसी टेक्निकल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी और वो टेक्निकल एक्सपर्ट आपके लिए फ्री में तो काम करेगा नहीं, उसको आप पेमेंट भी करोगे, तो वो पेमेंट भी आपके लिए खर्चा है। तो परचेस ऑफ गुड्स या फिर यूज ऑफ सर्विसेज दोनों ही जो है हमारे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के खर्चे हैं। तो जो भी खर्चे हमारे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के होते हैं, यानी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के जो भी खर्चे होते हैं हमारे, उसको कहते हैं हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर हमारे बिजनेस से रिलेटेड डे टू डे बेसिस पर जो खर्चे होते हैं वो आ गए। जबकि दूसरे साइड अगर हम चलें, अपने सेकंड पार्ट को देखें, तो यहाँ पर भी हमारा खर्चा ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर खर्चा किसी और चीज के ऊपर हो रहा है। अगर आप बिजनेस के अंदर असेट परचेस करते हो या लाइबिलिटी पे करते हो तो इसके ऊपर होने वाले खर्चे को हम कह सकते हैं कि ये हमारी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि असेट जो है वो रोज रोज परचेस नहीं करी जाती। उसी तरीके से लाइबिलिटी की पेमेंट रोज रोज नहीं होती। अगर आप बिजनेस के अंदर कोई असेट परचेस करके ला रहे हो, कोई मशीन परचेस करके ला रहे हो, कोई फर्नीचर परचेस करके ला रहे हो, तो वो 4-5 साल आराम से चलेगा। वो असेट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। उसी तरीके से अगर लाइबिलिटी की बात करूं तो अगर आप अपने लोन की रीपेमेंट कर रहे हो, आपने बैंक लोन लिया, आप उसकी रीपेमेंट कर रहे हो, तो वो लोन की रीपेमेंट आप रोज रोज नहीं करते, वो आपकी डेली बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। आपने लोन लिया तो आप 4-5 साल बाद लौटाओगे। तो लोन पेमेंट करने से आपकी लाइबिलिटी कम होगी, जबकि असेट परचेस करने से आपकी असेट बढ़ेगी। तो असेट चाहे इंक्रीज हो चाहे लाइबिलिटी डिक्रीज हो, दोनों केस में हम कह सकते हैं कि ये हमारी नॉर्मल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो इस असेट और लाइबिलिटी के अंदर होने वाले किसी भी खर्चे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर डालते हैं। ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्चा नहीं है, ना ही हम एसेट रोज रोज खरीदते हैं, ना ही हम लाइबिलिटी रोज रोज पे ऑफ करते हैं। तो ये दोनों हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अभी हम बहुत डिटेल में रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखने वाले हैं। अभी तो मैंने आपको एक बहुत ही हल्का हल्का ऊपर ऊपर से आइडिया दिया।
सबसे पहले पकड़ते हैं हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मनी स्पेंड ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट फॉर यूज इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड। तो अगर आप बिजनेस के अंदर फिक्स एसेट परचेज करने के लिए पैसा खर्च करते हो तो वो खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, क्योंकि फिक्स एसेट को हम लॉन्ग पीरियड तक इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको एसेट के क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे, वहां पर फिक्स एसेट के बारे में बताया था। फिक्स एसेट हमारी नॉन करंट एसेट होती है जिसको हम एक साल से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लंबे समय तक यूज होने वाली एसेट हमारी फिक्स एसेट कहलाती है। फिक्स एसेट के एग्जांपल हो सकते हैं, अगर आप प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हो, लैंड परचेज करते हो, बिल्डिंग करते हो, फर्नीचर करते हो, मोटर व्हीकल करते हो, कंप्यूटर करते हो, ये सब एसेट खरीदने का खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। उसी तरीके से कुछ और खर्चों को भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उससे पहले एक बात और सुन लो, आपके दिमाग में आएगा कि आखिर हम इसका क्लासिफिकेशन कर क्यों रहे हैं, हम बिजनेस के खर्चों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिवाइड क्यों कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। ये देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। उसी तरीके से जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर के भी फीचर होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के भी फीचर होते हैं। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर हम कुछ पार्ट को बैलेंस शीट में डाल देते हैं और कुछ पार्ट को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आपको ये समझ में आ गया कि हम इनका क्लासिफिकेशन कर क्यों रहे हैं, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमें बैलेंस शीट में डालना है तो पता तो होना चाहिए कौन सा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। तो समझ में आ रही है आपको बात कि इस टॉपिक को पढ़ने का हमारा पर्पस क्या है। तो वापस आते हैं यहीं पे। तो मैं आपको कह रहा था कि कुछ और भी खर्चे होते हैं जिनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ध्यान से सुनना, लीगल एक्सपेंसेस पेड इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। एग्जांपल हो गया इसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस। लेट्स सपोज आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो 50 लाख की, तो प्रॉपर्टी आपने 50 लाख की परचेज करी, तो जब आप उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने रजिस्ट्रार ऑफिस में गए तो रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस के नाम पर 2 लाख रुपए और पे करने पड़ गए। तो आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी प्लस 2 लाख की रजिस्ट्रेशन फीस दी। अब अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि आपको ये प्रॉपर्टी कितने की पड़ी, तो आप क्या कहोगे, 50 लाख या 52 लाख? तो सिंपल सी बात है, आप 52 लाख कहोगे, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन फीस को भी प्रॉपर्टी की कॉस्ट का पार्ट मान लिया। आपने मान लिया कि प्रॉपर्टी 52 लाख की पड़ी मुझे। उसी तरीके से लेट्स सपोज आपने कोई एसी खरीदा 50,000 का और उसके बाद आपने 5,000 रुपए उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस भी पे करे। तो आपसे अगर कोई पूछे कि आपने एसी कितने का खरीदा, तो आप 50,000 कहोगे कि 55,000 कहोगे? तो सिंपल सी बात है, आप 55,000 कहोगे, क्योंकि 5,000 रुपए जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है उसको आप एसी की कॉस्ट का पार्ट मान रहे हो। आप मान रहे हो कि ये एसी मुझे 55,000 में पड़ा। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो उससे रिलेटेड जितने भी लीगल एक्सपेंसेस होंगे उसको आप अपनी कॉस्ट का पार्ट मानोगे। अगर आप कोई मशीन खरीदते हो तो उस मशीन के जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होंगे वो आपकी फिक्स एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो जब भी हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसको खरीदते समय जो भी उससे रिलेटेड खर्चा होगा उसको हम उसी की कॉस्ट का पार्ट मानेंगे। उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो एक लॉजिकल बात है। तो समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है फिक्स एसेट को परचेस करना, और फिक्स एसेट को हम फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, एक टेंजिबल एसेट, दूसरा इंटेंजिबल एसेट। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर टेंजिबल एसेट्स को देखा। उसके बाद अगर मैं इंटेंजिबल एसेट्स की बात करूं तो इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर हमारे आ गए गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा। इन सबको परचेस करने के ऊपर किया गया खर्चा भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। उसी तरीके से अगर आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स खरीदते हो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, वो भी लॉन्ग पीरियड के लिए, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। हमने एसेट के अंदर पढ़ा था नॉन करेंट एसेट, वहां पर साफ साफ बोला गया था अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस तो वो आपकी नॉन करेंट एसेट के अंदर आएगा। तो यहाँ पर हम उसी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ फिक्स एसेट। तो इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टू परचेज द फिक्स एसेट इज एडेड टू इट्स कॉस्ट ओनली फॉर द पीरियड अप टू द टाइम और बिफोर द एसेट इज पुट टू यूज। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लो आप एक मशीन खरीद के लेके आए 50 लाख की, और वो 50 लाख रुपए के लिए आपने बैंक से लोन लिया था, तो आपके पास 50 लाख का फिक्स एसेट आ गया। अब आपने लोन लिया है तो इसका मतलब आप इंटरेस्ट भी पे करोगे, तो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी जा रहा होगा। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि वो जो इंटरेस्ट जा रहा है लोन के ऊपर, वो इंटरेस्ट आपकी फिक्स एसेट की कॉस्ट का पार्ट भरेगा। आपने 50 लाख का एसेट खरीदा है, लेकिन आपने लोन 2 महीने पहले लिया था। मान लो आपने 10 जुलाई को 50 लाख का एसेट खरीदा है और आपने बैंक से लोन लिया था 2 महीने पहले, तो 2 महीने के अंदर अंदर आपने कुछ इंटरेस्ट तो पे करा होगा। सपोज आपने 2 महीने के अंदर 50,000 रुपए इंटरेस्ट पे कर दिया, तो जो 50,000 रुपए का आपने इंटरेस्ट पे करा वो इंटरेस्ट को आप अपनी एसेट की कॉस्ट का पार्ट मानोगे। यहाँ पर अब आपकी एसेट 50 लाख की नहीं कहलाएगी, 50,50,000 की कहलाएगी। लेकिन ये इंटरेस्ट को कब तक एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है, जब तक आपका एसेट पुट टू यूज में ना आ जाए। पुट टू यूज में आने का क्या मतलब है, आपने 10 जुलाई को एसेट खरीदा और 10 जुलाई से ही एसेट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो बस 10 जुलाई की डेट ही आपकी एसेट परचेज डेट है और 10 जुलाई आपकी एसेट पुट टू यूज की डेट है। तो 10 जुलाई तक जितना भी आपने इंटरेस्ट पे कर दिया उसको आप अपनी एसेट की कॉस्ट का पार्ट मान लोगे, लेकिन 10 जुलाई से आगे जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे वो आपकी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। तो पुट टू यूज की जो डेट होगी वही कट ऑफ डेट होगी। उस डेट से पहले अगर आपने एसेट परचेज करने के लिए कोई लोन लिया है तो उस लोन के ऊपर पे होने वाला इंटरेस्ट आपकी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अब अगर मान लो ऐसा होता है आपने 10 जुलाई को एसेट खरीदा, लेकिन
लेकिन आप उसको पुट टू यूज में लेके आए 10 अगस्त को, यानी 1 महीने बाद, तो यहाँ पर फिर 10 अगस्त आपकी कट ऑफ डेट बन जाती। 10 अगस्त तक आपने जितना भी इंटरेस्ट पे करा वो सब आपके एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनता। तो यहाँ पर कट ऑफ डेट का मतलब है पुट टू यूज की डेट, पीरियड अप टू द टाइम और बिफोर द एसेट इज पुट टू यूज। तो समझ में आ गया आपको? तो ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल हो गए। तो यहाँ पर हमने दो चीजें देखी, अगर आप कोई एसेट परचेस करते हो तो उसकी जो कॉस्ट होगी तो वो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगी, या फिर एसेट परचेस करते समय उससे रिलेटेड जो भी आपके खर्चे होंगे वो खर्चे आपके एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद उन दोनों को मिलाकर जो भी अमाउंट आएगी वो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगी। तो समझ में आ रहा है? उसी तरीके से अगर हम आगे देखें और किस किस चीज को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, डेफिनेशन में देखो और लिखा हुआ है, और द परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ और एडिशन टू और एक्सटेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट विद अ व्यू टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। तो इसका क्या मतलब है, इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। तो ये आपका एक फेमस एग्जांपल, इससे आपको कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाता है। यहाँ पर देखो एक सिनेमा हॉल है, ये सिनेमा हॉल के अंदर बीच में कुछ सीटें लगी हुई हैं, टोटल 5 लाइनें हैं, हर लाइन के अंदर 4 सीटें, टोटल 20 सीटें हो गई। 2 एग्जिट गेट है, एक राइट साइड से और एक नीचे की तरफ से। तो ये सिनेमा हॉल का स्ट्रक्चर है। अब देखो इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे। सिनेमा हॉल वालों ने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड से भी एक एग्जिट गेट बना लेते हैं। तो उन्होंने लेफ्ट साइड से एक नया एग्जिट गेट बना दिया, न्यू एग्जिट गेट तैयार कर दिया। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो नए गेट के ऊपर खर्चा करा गया है, ये खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? किस तरीके से हम पता लगाएंगे कि कौन सा खर्चा है? तो हमारे पास पता लगाने का एक सिंपल सा तरीका है, हमें से भी ये चेक करना है कि क्या इस खर्चे से बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी। एक अलग से नया एग्जिट गेट बना दिया, तो क्या इस एग्जिट गेट बनाने से सिनेमा हॉल की कोई अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी? बिल्कुल नहीं, कोई भी अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ी। वहीं अगर ऐसा हो जाए कि सिनेमा हॉल जो है अपनी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा ले, अभी तक यहाँ पर टोटल 5 लाइन थी, हर लाइन में 4-4 सीटें थी, टोटल 20 सीटें थी। अब क्या करा सिनेमा हॉल वालों ने, कोई नया गेट नहीं लगाया बल्कि बीच में 2-2 सीटें और बढ़ा दी। तो अब यहाँ पर टोटल 8 सीटें और बढ़ गई। अब इस सिनेमा हॉल की कैपेसिटी 20 से बढ़ के 28 हो गई। तो जैसे ही सीटों को बढ़ाया गया वैसे ही इस सिनेमा हॉल की अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ गई। अब इस सिनेमा हॉल में एक साथ 20 की जगह 28 लोग बैठ के मूवी देख सकते हैं। तो यहाँ पर सीट बढ़ाने से सिनेमा हॉल की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। तो जिस भी खर्चे से बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए वो खर्चा बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। जबकि जो न्यू एग्जिट गेट बनाने का खर्चा था, उस खर्चे से सिनेमा हॉल की कोई अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ी थी, वो तो सिर्फ बिजनेस को मेंटेन करने का खर्चा था, सिनेमा हॉल को मेंटेन करने का खर्चा था। जब हॉल के अंदर से लोग बाहर निकलते हैं तो 2 गेट होने की वजह से काफी भीड़ हो जाती है, इसीलिए एक नया गेट बनाया गया ताकि जो है भीड़ ना हो, हंगामा ना हो किसी तरीके का। तो तीसरा एग्जिट गेट बनाया गया ताकि बिजनेस और अच्छे से चल पाए। तो यहाँ पर सिर्फ बिजनेस को मेंटेन करने के लिए खर्चा करा गया है, और अगर कोई खर्चा सिर्फ बिजनेस को मेंटेन करने के लिए करा जाए तो वो खर्चा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो नया गेट लगाया गया, इस नए गेट का खर्चा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए खर्चा करा जाता है। तो यही बात यहाँ पर बोली गई थी, अगर आप कोई खर्चा करते हो ऑन परमानेंट इंप्रूवमेंट और एडिशन टू और एक्सटेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट, तो अगर आप कोई खर्चा करते हो, कोई इंप्रूवमेंट करते हो, एडिशन करते हो, एक्सटेंशन करते हो अपने एग्जिस्टिंग एसेट के ऊपर, और किस पर्पस के साथ करते हो, विद अ व्यू टू का मतलब क्या होता है, इंटेंशन। किस इंटेंशन के साथ आपने खर्चा करा है, आप चाहते हो कि आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए। यहाँ पर अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो लेट सपोज आपके फैक्ट्री के अंदर एक मशीन लगी हुई है जिसके अंदर 4 लेयर में प्रोडक्शन होती है, और आप चाहते हो कि आप अपनी मशीनरी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाओ। आप उस मशीनरी के अंदर एक और लेयर लगवा देते हो, तो जो 5वीं लेयर का खर्चा है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, क्योंकि 5वीं लेयर लगते ही आपकी बिजनेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। और अगर मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। तो अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग एसेट के ऊपर कोई खर्चा करते हो और इस इंटेंशन के साथ करते हो कि इससे आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो वो खर्चा आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पर देखो नीचे 2 नोट लिखे हुए। सबसे पहला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा बैलेंस शीट में जाता है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो हमें 1 साल से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड का बेनिफिट देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का मतलब है लॉन्ग टर्म पीरियड का बेनिफिट। आप कोई एसेट खरीद रहे हो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म पीरियड बेनिफिट है। आप कोई अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने वाला खर्चा कर रहे हो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म पीरियड बेनिफिट है। तो ये आपकी बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे। एक और नोट लिखा हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया आइदर इंक्रीज एसेट और रिड्यूस लायबिलिटी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारे एसेट इंक्रीज होता है, ये तो हमें पता ही चल गया, साथ के साथ लायबिलिटी भी रिड्यूस होती है। तो लायबिलिटी रिड्यूस होने वाला पॉइंट आपको बुक्स के अंदर कम ही देखने को मिलेगा, ज्यादातर बुक्स में नहीं लिखा होता, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर आप देखोगे, सोचोगे, समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस तरीके से एसेट परचेस करना हमारा डे टू डे का काम नहीं है, उसी तरीके से लायबिलिटी पे ऑफ करना भी हमारा डे टू डे का काम नहीं होता। तो जब हम लायबिलिटी पे ऑफ करते हैं तो उसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है?